तो देखो यहाँ पे एक सम है, मिस्टर एक्स जिसका एज 42 ईयर्स है। यहाँ पे एक ऊपर कंडीशन बोला है, पहले वो कंडीशंस को देख लेते हैं। यहाँ बोल रहा है कब कब अपने ये पार्शियल इंटीग्रेशन करेंगे। याद है अपने उस दिन बात किए थे कि कौन सा टैक्सेबल इनकम है कौन सा नॉन टैक्सेबल इनकम है। तो पहले पूरे इनकम पे टैक्स निकाल लो, फिर एग्जम्पशन वाला पार्ट पे टैक्स निकाल लो और माइनस करके डिफरेंस अमाउंट गवर्नमेंट को दे दो। तो ये कब करना है? तो देखो बोला है कि अगर तुम इंडिविजुअल हो या HUF हो या AOP BOI हो और तुम्हारा एग्रो इनकम जो है वो 5,000 से ज्यादा का है तो फिर, और नॉन एग्रो इनकम जो है वो बेसिक एग्जम्पशन से ज्यादा का है। दो कंडीशन बोला है, ये हम लोग डिस्कस नहीं किए थे लास्ट क्लास में, लेकिन सम कर लिए थे इसका। तुम्हारा एग्रो इनकम अगर 5,000 से ज्यादा का है और नॉन एग्रो इनकम भी बेसिक एग्जम्पशन से ज्यादा का है तो ये पार्शियल इंटीग्रेशन लगेगा, नहीं तो फिर ये पार्शियल इंटीग्रेशन नहीं लगेगा। तो क्या है ये पार्शियल इंटीग्रेशन? और कंपनी फर्म के लिए पार्शियल इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे क्या बोला, मिस्टर एक्स जिसका एज 42 ईयर्स है, उसका नॉन एग्रो इनकम है 3,25,000, एग्रो इनकम है 2,55,000। क्या एग्रो इनकम 5,000 क्रॉस कर रहा है? हाँ कर रहा है। क्या ये इंडिविजुअल AOP BOI है? बिल्कुल है, मिस्टर एक्स है। क्या इसका नॉन एग्रो इनकम बेसिक एग्जम्पशन को क्रॉस कर रहा है? हाँ कर रहा है। बेसिक एग्जम्पशन कितना था? 2.5 लाख। तो बताओ उसका टैक्स लायबिलिटी फॉर असेसमेंट ये 23-24। तो क्या करेंगे, पहले टोटल इनकम पे टैक्स निकाल लीजिए। कंडीशन मीट हो रहा है पूरा का पूरा तो उसको पार्शियल इंटीग्रेशन में जाना पड़ेगा। तो पार्शियल इंटीग्रेशन यही है। तो पहले निकालिए 3,25,000 और 2,55,000 यानी 5,80,000 पे नॉर्मल टैक्स निकालिए कि अगर पूरा इनकम पे टैक्स लगता तो कितना लगता? 2.5 लाख तक नील, 2.5 से 5 12,500, 5% निकालेंगे 2.5 लाख का और फिर 80,000 पे 20%, 80,000 का 20% कितना हुआ? 16,000। 16,000। तो तुम्हारा टैक्स बनता है 2,500। अब निकालो जो एग्जम्पशन पार्ट है उसके ऊपर। तो सर एग्रो इनकम एग्जम्प्टेड होता है क्योंकि 2,55 है एंड 2.5 लाख तक नॉर्मल टैक्स माफ होता है। तो 2.5 लाख और 2,55 दोनों को ऐड करो और उस पर टैक्स निकालो। तो 2.5 लाख और 2,55 कितना हुआ? 5,05,000। तो 5,05,000 पे टैक्स निकालेंगे तो पहला वही 2.5 लाख पे नील, 2.5 लाख से 5 लाख तक 12,500 और फिर बच गया जो 5,000, उस 5,000 के ऊपर 20%। 5,000 का 20% कितना हुआ? 1,000। तो तुमको टैक्स देना है 13,500। तो इतना माफ करेगा गवर्नमेंट, क्योंकि एग्जम्प्टेड पे कैलकुलेट करे मतलब इतना गवर्नमेंट माफ कर देगा। तो सर हमको 28,500 देना है, 13,500 माफ, यानी 15,000 गवर्नमेंट को देना है। क्या हम रिबेट के दायरे में आता है? क्या? हाँ हाँ सर। हाँ क्यों आ रहा है रिबेट के दायरे में? क्योंकि टोटल तो 5 लाख से क्रॉस नहीं हो रहा अगर एग्जाम्पशन छोड़ दे तो। नहीं, एग्जम्पशन छोड़ देने का नहीं होता है ना बेटा, क्योंकि इसका नॉन एग्रो इनकम 5 लाख क्रॉस नहीं हो रहा है तो इसको रिबेट मिलेगा, ठीक है ना। एग्रो इनकम तो वैसे ही टैक्सेबल नहीं है। ब्लू वाला टेबल। तो यहां पर तुमको 3,25,000 ही है तुम्हारा नॉन एग्रो इनकम, तो 5 लाख क्रॉस नहीं हो रहा है ना नॉन एग्रो, तो तुम एग्जम्पशन के दायरे में हो। तो तुम्हारा रिबेट का रूल क्या है? टैक्स अमाउंट या 12,500 whichever इज लोअर, है ना। रूल यही है रिबेट का, टैक्स अमाउंट या 12,500 whichever इज लोअर। तो कितना टैक्स देना बन रहा है? 15,000। 15 और 12.5 में कौन लोअर? 12.5, तो उतना माफ हो जाएगा, बाकी टैक्स देना पड़ेगा। तो 2,500 देना है, अब उसके ऊपर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो 100 रुपये ऐड हुआ, 2,600 रुपये तुमको गवर्नमेंट को देने।
क्लियर है बात? हाँ सर। अब देखो यहाँ पे तुमको खुद को टेस्ट करने के लिए 4 क्वेश्चन दिए है। अगर उसका एज 62 है, अगर उसका एज 62 है, अगर उसका एज 82 है, अगर उसका एज 32 है और इनकम कमा रहा है 325 255 या 375 255 675 255 या 225 555, इसको कैलकुलेट करना। खाली आंसर गिवन है, आंसर गिवन है, एक बार चेक करना, नहीं होगा हमको बोलना, ठीक है? हाँ सर। ठीक है सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब सर ये टी कॉफी रबर के लिए तो रूल फिक्स है ना परसेंटेज वाइज, हाँ सर। तो उसके लिए भी एक सम करते हैं। तो मिस्टर टॉनी हैज ए स्टेट ऑफ रबर टी एंड कॉफी, ही डेराइव्स इनकम फ्रॉम देम, ही इज आल्सो हैविंग अ नर्सरी wherein he grows plant and sells. For the previous year ending 31/2023, he furnished the following his source of income. रबर मैन्युफैक्चरिंग से 5 लाख कमाया, कॉफी ग्रोन एंड कर्ड 3.5 लाख रुपया वहां से कमाया, टी मैन्युफैक्चरिंग से 7 लाख कमाया और नर्सरी में जो प्लांट उगाता है वहां से 1 लाख कमाया। कितना एग्रो और कितना नॉन एग्रो? सर रबर पहला पकड़ते हैं। रबर में क्या रूल है? 65 35। एग्रो और नॉन एग्रो 35। वेरी गुड। तो 5 लाख का 65 ये देखो कैलकुलेट किया, 325 एग्रो मान लिया और 5 लाख का 35,000 नॉन एग्रो मान, 35% नॉन एग्रो मान लिया, 1,75,000। फिर कॉफी में ग्रोन एंड कर्ड बोला है, मतलब फ्लेवरिंग का काम हुआ है, उस पर कुछ एक्स्ट्रा काम हुआ है। तो अगर एक्स्ट्रा काम हुआ है तो 75 25, हाँ सर। और अगर नहीं होता तो 60 नहीं सर, 40। आपको बोले थे जो फ्लेवर होगा उसका 60-40 पकड़ेंगे। नहीं उल्टा बोल रहे हो बेटा। बेटा फ्लेवरिंग करने में एक्स्ट्रा मेहनत लगता है ना। हाँ ठीक है सही बोलो आप। हाँ ठीक बोले हो, फ्लेवरिंग करने में एक्स्ट्रा मेहनत लगता है तब 75 25, और फ्लेवरिंग नहीं है तो 75 25 है ना। हाँ सर, फ्लेवर का 60-40 है और नॉन फ्लेवर का 75 25। तो ये नॉन फ्लेवर, यहाँ फ्लेवरिंग नहीं बोला, देखो ग्रोन एंड कर्ड बोला है खाली, मतलब उगाया और पीसा और बेचा। तो क्या लेंगे 75 25, ठीक है। ग्रोन एंड कर्ड बोला है, ग्रोन एंड कर्ड मतलब उगाया और पीसा, पीस के बेच दिया, कॉफी पाउडर बना के बीन्स को उगाया और बीन्स को पीस के बेच दिया, मतलब कोई उस पर आगे एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग नहीं हुआ। तो 75 एग्रो 25 नॉन एग्रो, तो 3.5 लाख का 75, 2,62,000, 3.5 लाख का 25%, 87,500। और लास्ट बोला टी से 7 लाख रुपया का कमाई किया, वो टी में 60-40 है, तो टी में भी 7 लाख का 60-40 निकाल के कर दिया। ये जो नर्सरी में प्लांट उगाया, ये अपने पढ़े थे ना, पूरा एग्रीकल्चर एक्टिविटी माना जाएगा, है ना। हाँ। तो ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा एग्रो। देखो पूरा 1 लाख को एग्रो में डाल दिया। देखो यहाँ पे लिखा भी है, एज्यूमिंग दैट कॉफी ग्रोन एंड कर्ड इज नॉट रोस्टेड, मतलब उसमें आगे और फ्लेवरिंग मिक्सिंग प्रोसेसिंग नहीं हुआ आगे का, ठीक है। रोस्टेड बोलेगा मतलब उसमें एक्स्ट्रा काम हुआ है, रोस्टेड नहीं बोलेगा मतलब उसमें एक्स्ट्रा काम नहीं हुआ है। कहानी क्लियर? तो 11,07,500, 11,07,500 नॉन एग्रो इनकम है, सॉरी एग्रो इनकम है, और 5,42,500 नॉन एग्रो इनकम है। तो देखो इसका टैक्स कैलकुलेशन अगर बोल देता कि क्या करते हैं, कौन है ये, मिस्टर टोनी है, मतलब इंडिविजुअल इंसान है, तो ऊपर जो कैलकुलेशन किया इस पे लागू हो जाता ना। पहले क्या करते हैं सर, टोटल इनकम पे टैक्स निकालते एक बार, उसके बाद एग्जम्प्टेड पे टैक्स निकालते और फिर माइनस करके डिफरेंस आता
उस पर सेट करके गवर्नमेंट को देने का बात करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे रिबेट नहीं मिलता क्योंकि इसका बिजनेस इनकम 5 लाख क्रॉस कर रहा है। एग्रीड? इसको सॉल्व करना है कि ठीक है? अरे बोलो, इसको आगे सॉल्व करना है कि ठीक है? ठीक है सर। तुमको खुद को टेस्ट करने बोला, हाँ तुमको खुद को टेस्ट करने बोला है। टी बेच के वो इतना रुपया कमाया, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 5 लाख लगाया, तो उसका कंप्यूट करो। तो ये वाला क्वेश्चन करना। अब आ जाते हैं उस टाइप का क्वेश्चन पे जो मैक्सिमम चांस है एग्जाम में आने का। तुमको बताएगा आइटम दे दे के, बोलेगा बताओ ये एग्रो इनकम है कि नॉन एग्रो इनकम है। देखो यहाँ पे बोला ए इज एम्प्लॉयड इन एन एग्रीकल्चर फार्म। एम्प्लॉयड है मतलब नौकरी पे है, जिसका काम है वहां पे लैंड को टाइलिंग करना, और उसका रेम्यूनरेशन है 50% ऑफ नेट प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म। सर कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रॉफिट में परसेंटेज मिल रहा है, लेकिन वो क्या है, वो एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय को कुछ भी मिले वो उसका एग्रो इनकम बोला जाएगा क्या? भले वो एग्रीकल्चर बिजनेस में काम कर रहा हो, नहीं सर, नहीं बोला जाएगा। तो ये नॉन एग्रो इनकम। मैक्सिमम चांस एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन देगा बेटा, 5 आइटम देके बोल देगा बताओ ये एग्रो है कि नॉन एग्रो। सी रिसीव्स द डिविडेंड। सर डिविडेंड मिल रहा है उस कंपनी से जहां पे एग्रीकल्चर का ऑपरेशन होता है। सर कोई फर्क नहीं पड़ता वो एग्रीकल्चर कंपनी है कि नॉन एग्रीकल्चर कंपनी है। मिल क्या रहा है, जो सी को कमाई मिल रहा है वो क्या नाम है? डिविडेंड। क्या एग्रो इनकम माने? सी के डिविडेंड इनकम को नहीं मानेंगे। सही, ये नॉन एग्रो है। डी ऑफ कोलकाता अर्न्स इनकम ऑफ 12,000 फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड ओन्ड बाय हिम सिचुएटेड इन बांग्लादेश। नहीं सर। सर एग्रो इनकम नहीं मानेंगे क्योंकि लैंड इंडिया में होना चाहिए, कंपल्सरी रूल था। F receives 600 on account of interest on loan on mortgage of land which is used for agriculture purpose। एक एग्रीकल्चर लैंड मॉर्गेज पे लेके लोन दिया था, उस लोन पे 600 रुपया ब्याज कमाया। क्या ये एग्रो इनकम है? इंटरेस्ट ज्वाइन किया? नहीं। नहीं है सर, नॉन एग्रीकल्चर। जी अर्न्स इनकम ऑफ 1200 रुपया फ्रॉम लीज ऑफ लैंड फॉर ग्रेजिंग ऑफ कैटल। भेड़ बकरी चराने के लिए जमीन दिया, वहां से कमाया। हाँ, एग्रो है? हाँ। हाँ बिल्कुल है सर, सही एग्रो है ये। एच रिसीव 400 ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन अरियर ऑफ रेंट। रेंट देरी से मिलने पे उस बात का ब्याज मिला। सर रेंट इनकम एग्रो है, लेकिन रेंट देरी से मिलने का कोई ब्याज मिले वो नॉन एग्रो। नॉन एग्रो है सर। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ रीप्लांटेड ट्रीज whether dominant part of the forest are planted and subsequent operation in forestry are carried out। जंगल हाँ, में सर। पेड़ लगाते हो, मेहनत करते हो, पेड़ उगाते हो, फिर बेचते हो, एग्रो सर। एग्रो। और यही स्पॉन्टेनियस ग्रो बोल देता, अपने आप उगना। नॉन नहीं एग्रो। होता। अगला एग्जांपल देखो भाई, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ ट्रीज ऑफ फॉरेस्ट विच आर स्पॉन्टेनियस ग्रोथ एंड रिलेशन ऑफ विथ फॉरेस्ट्री ऑपरेशन अलोन आर परफॉर्म्ड ऑन इनकम। स्पॉन्टेनियस घास उगा, स्पॉन्टेनियस पेड़ उगा, सर नॉन एग्रो। हाँ सर। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ टी लीफ फ्रॉम अ टी गार्डन। बोलो। एग्रो सर। एग्रो। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ जूट प्रोड्यूस इन लैंड सिचुएटेड इन बांग्लादेश। नॉन एग्रो। सर बांग्लादेश से बहुत प्यार है, जब तक बांग्लादेश का एग्जाम्पल आता है। नॉन एग्रो। सर इनकम फ्रॉम पोल्ट्री फार्मिंग। नॉन एग्रो। नहीं। नॉन एग्रो। इनकम फ्रॉम ग्रोइंग फ्लावर्स इन गार्डन। एग्रो सर। एग्रो। एग्रो। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ टोबैको लीव्स।
आफ्टर बीइंग ड्राइड टू मेक इट फिट फॉर सेल? एग्रो इनकम। मेरे हिसाब से तो ये नॉन एग्रो दिखते हैं। नॉन एग्रो होना चाहिए सर। नहीं, एग्रीकल्चर इनकम है, ठीक है। तुमको यहाँ पे ये मतलब ये नहीं बोला कि, लेकिन हालांकि क्वेश्चन थोड़ा गलत हुआ। यहाँ पे ये भी नहीं बोला तुम उगा रहे हो। लाइन पढ़ के तो ये फील आ रहा है सिर्फ बेचने का काम कर रहे हो, लेकिन ये मान रहे लोग एग्रो इनकम है कि उगा रहे हो, उसको सुखा रहे हो, फिर टू सेल कर रहे हो, फिर बेच रहे हो, तो एग्रीकल्चर ऑपरेशन माना गया, ठीक है। इनकम फ्रॉम फिशरीज और पोल्ट्री फार्मिंग, सब ऊपर पढ़े थे अभी। नॉन एग्रो। नॉन एग्रो। इनकम ऑफ 50,000 फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड, द लैंड इज सिचुएटेड इन बांग्लादेश। लैंड बेच के कमाए, ऐसा बांग्लादेश नहीं भी होता तो भी नॉन एग्रो ही होता। ये वाला मस्त एग्जांपल है। इनकम ऑफ 25,000 फ्रॉम लैंड यूज्ड एज ए स्टोन क्वेरीज। ईंट में, ये सर नॉन एग्रो है। ईंटा पत्थर रखने का कमाई से, जमीन से कमा रहे हो सर, नॉन एग्रो। ईंटा पत्थर है सर, एग्रीकल्चर एक्टिविटी का है, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर हुआ। हाँ सर। बाकी जो हम बोले हैं वो बनाना, नहीं बने हमको बोलना। बाकी हम तुम लोगों को टीचर का मैथ प्रोवाइड करवाएगा जहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन होगा, तो वो भी प्रैक्टिस करना है। लेकिन पहले फटाफट हम लोग चैप्टर में बढ़ रहे हैं, तो वो हम बुक अरेंज करके ले आएगा। इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, एक अच्छा चैप्टर है, एमसीक्यू के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा कौन सा इनकम है जो टोटल इनकम का पार्ट नहीं होता? देखो यहाँ पे मार्किंग स्कीमा में अगर जाओगे, ये बेसिक का पार्ट है, 10 नंबर में कवर्ड है। तो 4 चैप्टर बेसिक का पार्ट है, एकदम बेसिक्स, रेसिडेंशियल स्टेटस, एग्रो इनकम एंड इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, यानी सेक्शन 10। इसका सेक्शन नंबर याद रखना, सेक्शन 10 का एग्जाम्पशन बोलते हैं इसको, ठीक है। सर कौन कौन सा ऐसा इनकम है? बहुत इनकम है सर, हमको सारा रटना पड़ेगा? नहीं, कोई 10 नाम याद रख लो, हम एक एक करके डिस्कस करता जा रहे हैं, लेकिन तुमको कोई 10 नाम याद रखना है जो टोटल इनकम का पार्ट नहीं है। एक मिनट रुको। हाँ, सबसे पहला इनकम जो एग्जम्प्टेड इनकम का पार्ट है वो तो नाम ही याद आ जाना चाहिए सर, एग्रीकल्चर इनकम। इजी वाला पहले डिस्कस कर रहे हैं, जो 10 याद रह जाए। तुम अगर एचयूएफ का मेंबर है, और तुमको जो प्रॉफिट में शेयर मिल रहा है वो एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स है सर, क्योंकि उस नेट प्रॉफिट के ऊपर एचयूएफ टैक्स दे चुका ऑलरेडी, तो मेंबर को मिले तो वो एग्जम्प्टेड है। और सेम बात पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर के प्रॉफिट शेयर के ऊपर है। तो 2 एक साथ याद होना चाहिए, लिखना अलग अलग है एग्जाम में। एचयूएफ से अगर मेंबर को कुछ मिले या पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर को कोई प्रॉफिट में शेयर मिले, आई रिपीट, प्रॉफिट में शेयर केवल एग्जम्प्टेड है। पार्टनर को सैलरी मिलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, कमीशन मिलता है, वो सब एग्जम्प्टेड नहीं है, वो सब पर पार्टनर को टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन नेट प्रॉफिट में जो शेयर मिलता है वो एग्जम्प्टेड है, क्योंकि उस पर पार्टनरशिप फर्म या एचयूएफ ऑलरेडी टैक्स दे चुका है। ये पॉइंट क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। अगर कोई नॉन रेसिडेंट है और वो इंडिया में कोई स्पेसिफाइड गवर्नमेंट बॉन्ड या सिक्योरिटी जो बताया हुआ है स्पेसिफाइड है, उन बॉन्ड या सिक्योरिटी से कोई इंटरेस्ट कमाता है, वो वाला बॉन्ड और पे इसको इंडिया में टैक्स नहीं देना पड़ेगा। एक नॉन रेसिडेंट एनआरई अकाउंट होता है, उस अकाउंट से कोई इंटरेस्ट कमाता है, अगर वो एनआरई अकाउंट होता है फॉरेनर के लिए अलग से, अगर उस अकाउंट से उसको कोई इंटरेस्ट कमाई हो रहा है तो उसको इंडिया में टैक्स नहीं देना है। कोई नोटिफाइड सेविंग सर्टिफिकेट है गवर्नमेंट का, उन सेविंग सर्टिफिकेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर वो पैसा लगा रहा है तो वो एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स होता है, इंटरेस्ट कमा रहा है अगर वहां से।
ये काम का पॉइंट है कि एनआरई नॉन रेसिडेंट को कब कब इंडिया में टैक्स नहीं देना होता, तो ये 3 आइटम याद रख सकते हो। एक और है इंटरेस्ट पेएबल टू नॉन रेसिडेंट। अगर वो कोई इंडियन कंपनी में रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड में पैसा लगाता है, जो रुपया का टर्म्स में बॉन्ड है, डॉलर में बॉन्ड नहीं है, वो बॉन्ड का वैल्यू डॉलर टर्म्स में नहीं है, इंडियन रुपी टर्म में है। तो अगर ऐसा कोई इंडियन कंपनी है या ऐसा कोई इंडियन चैरिटेबल ट्रस्ट है जो इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड इशू कर रहा है एनआरआई को, नॉन रेसिडेंट को, और वो उससे कोई इंटरेस्ट कमा रहा है, तो वो इंडिया में एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स है। ये वाला बात मत याद करो। अगला आइटम याद रखने लायक है, ये सैलरी चैप्टर पढ़ते हो ना, सैलरीज आगे जाके पढ़ोगे। आप लोग सबको थोड़ा बहुत जानते हो इसके बारे में, खाली आनंद को छोड़ के बाकी सबको इस चैप्टर के बारे में हल्का फुल्का नॉलेज रखता है, हाँ कि ना? गौरव, आकाश, तमोजित? हाँ सर। हाँ सर। तो सैलरी में ना एक आइटम आता है लीव ट्रैवल कंसेशन। ये क्या होता है? तुम्हारा बॉस तुमको घूमने फिरने के लिए, इंडिया में घूमने फिरने के लिए, तुम्हारा बॉस तुमको इंडिया में घूमने जाने के लिए अगर 4 साल में 2 बार तुमको इंडिया में बाहर घूमने का छुट्टी का वो टिकट विकेट अरेंज कर दे रहा है, तो वो टिकट तुम्हारे लिए बेनिफिट हो गया ना, फायदा। तो उनको वो जो फायदा मिलता है उस पे इंडिया में टैक्स नहीं, उनको टैक्स नहीं देना। सर मान लीजिए हम गए इंडिया, हमको बॉस मेरा छुट्टी पे फैमिली के साथ घूमने जाने का ऑप्शन दिया, हम गया गोवा, फ्लाइट का टिकट जो लगा सिर्फ उसका बात हो रहा है, ट्रैवल का खर्चा केवल, वहाँ का होटल नहीं, वहाँ का खाना पीना नहीं। सर बॉस हो सकता है सबके लिए फ्री अरेंज किया हो, वो अलग बात हो गया। हम ये मना नहीं किए कि बॉस ये सब फ्री अरेंज नहीं करके दे सकता। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है मेरे को प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारा बॉस तुमको क्या क्या फ्री दिया, मेरे को केवल ये देखना है कि जो टिकट का जो खर्चा था, टिकट का उतना तक हम तुमको टैक्स में माफ करेंगे। अगर बॉस बाकी कुछ भी दिया है हम वो माफ नहीं करेंगे। तो लीव ट्रैवल कंसेशन इंडिया में टैक्सेबल नहीं होता है। क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। अगर कोई एम्बेसी में काम कर रहा है, इंडिया का एम्बेसी है फॉरेन में, तो इंडियन एम्बेसीज में फॉरेन में जो हर देश का एम्बेसी होता है जहां से आप वीजा वगैरह इशू करवाते हो, तो वहां पे ऑफिस स्टाफ लोग होते हैं, उनको क्योंकि वो दूसरे देश में जाके रह रहे हैं तो उनको वहां पे चीजें अरेंज करके देगा तुम्हारा गवर्नमेंट। तो सर वो सब पे टैक्स नहीं लगता। तो ये भी एक अच्छा याद करने लायक पॉइंट है। हाई कमीशन, एम्बेसी, काउंसिलेट, वहां पे अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव है, फॉरेन कंट्री का स्टाफ हो सकता है, इंडिया का भी स्टाफ हो सकता है वहां पे, तो जो फॉरेन कंट्री का स्टाफ है जो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है उनको एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्स है, भले उनको इंडियन गवर्नमेंट पैसा दे रहा हो। टैक्स पेड बाय गवर्नमेंट ऑन रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विस। तुम गवर्नमेंट को कोई टेक्निकल सर्विस दे रहे हो और गवर्नमेंट तुमको कोई रॉयल्टी या फीस दे रहा है, तो गवर्नमेंट चाहे तो उसको एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्स कर सकता है। ये याद करने लायक नहीं है उतना ज्यादा, ये सब फिर उतना ज्यादा याद करने लायक नहीं। आगे और 2-3 काम का आएगा इजी। ग्रेच्युटी जानते हो? ग्रेच्युटी कौन देता है और कब देता है? 2 ही काम का बात याद करने लायक है। आनंद बाबू तुम इस डिस्कशन में आओ। एम्प्लॉयर देता है। एम्प्लॉयर देता है एम्प्लॉय को कब? जब मेरा रिटायरमेंट होता था। हाँ, तो तुमको वो जो पैसा मिलता है उसमें एक सर्टेन अमाउंट तक एग्जम्पशन है। वो सर्टेन अमाउंट कितना है वो नेक्स्ट क्लास में सैलरी चैप्टर में चालू करेगा, या जब भी चालू करेगा सैलरी तब पढ़ेंगे। लेकिन तुम अभी ये समझो ग्रेच्युटी में पूरा ग्रेच्युटी टैक्सेबल नहीं हो। ग्रेच्युटी कमाई हो गया एम्प्लॉय के लिए, बट गवर्नमेंट बोलता है पूरा कमाई पे टैक्स नहीं लेंगे, एक सर्टेन पार्ट हम तुमको माफ कर देते हैं। तो ये भी एक एग्जम्पशन हो गया तुमको एक तरीके से। वैसे ही पेंशन मिलता है,
वो इसका भी एक सर्टेन पार्ट एग्जम्प्टेड है। वैसे लीव एनकैशमेंट मिलता है, ये क्या होता है? एनीबडी हैव एनी आइडिया लीव एनकैशमेंट क्या होता है? तो छुट्टी बचा के छुट्टी को पैसा में कन्वर्ट कर ली। वेरी गुड, अच्छा लगा सुन के आनंद। छुट्टी हम बचाए और उस छुट्टी के बाद में पैसा में कन्वर्ट किए, तो गवर्नमेंट बोलता है पूरा तो माफ नहीं करेंगे बट एक सर्टेन पार्ट तक एग्जम्प्टेड है सैलरीज में। रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, तुमको तुम्हारा बॉस लात मार के जॉब से निकाल दिया, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट था कंपनी के साथ 6 साल का, 4 साल में तुमको बोला जाओ निकल जाओ, तुम्हारा और जरूरत नहीं है हमको। तुम बोलोगे आप निकाल नहीं सकते हमको ऐसे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ के बीच में। बोला ठीक है, तुम्हारा 2 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट बचा उसका इतना कॉम्पनसेशन लो और जाओ। तो वो कॉम्पनसेशन पे सर्टेन पार्ट एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स है। पूरा टैक्सेबल नहीं होगा, पूरा छूट भी नहीं होगा, कुछ पार्ट एग्जम्प्टेड है। ये सब इसीलिए यहाँ लिख दिया रेफर चैप्टर। तो तुम खाली ये नाम याद रखोगे, एग्जाम में आएगा, लिख सकते हो। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम लोगों को पता है भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था 1985 में? हाँ सर। हाँ सर। बहुत बड़ा गैस लीक हुआ था भोपाल में, भयानक लोग मरे थे, भयानक। तो उस पर जो भी कंपनसेशन मिला था उन लोगों को, गवर्नमेंट बोला था सब एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स है। आज तक मिल रहा है उसका कंपनसेशन बहुत लोगों को। केस चलते चलते खत्म होने में बहुत साल लगे, तो उनको जो भी वहां से कंपनसेशन मिलेगा वो टैक्सेबल नहीं है। सिमिलरली कोई भी डिजास्टर हो, अब मान लो ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, आदमी मर गया तो घर वालों को कंपनसेशन देता है रेलवे, इंजर्ड होता है तो इलाज के लिए कंपनसेशन देता है, वो तुम्हारे लिए टैक्सेबल नहीं है। जैसे रिट्रेसमेंट कंपनसेशन पढ़े थे, टाइम से पहले लात मार के निकाला, वैसे ही वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम भी होता है। गवर्नमेंट बोलता है तुम वीआरएस ले लो, माने टाइम से पहले खुद रिटायरमेंट ले लो, ऑप्शन दे रहे हैं, निकाल नहीं रहे हैं लात मार के, तुमको एक चॉइस दे रहे हैं, तुम लेना चाहो तो टाइम से पहले रिटायरमेंट ले लो। अब मान लो कि एम्प्लॉय मेरा 56 ईयर्स का है, हमको समझ में आ रहा है अभी 4 साल और काम करेगा, बट इसका अब फिजिकली हेल्थ नहीं है कि और काम करके दे सके हमको, तो उसकी जगह हम यंग लड़का रखे या लड़की रखे तो मेरे बहुत काम आएगा। तो गवर्नमेंट उसको ऑप्शन दे, जो भी बॉस है तुम्हारा उसको ऑप्शन देगा कि भैया टाइम से पहले रिटायरमेंट ले लो, ये एक्स्ट्रा पैसा ले लो। तुमको भी लग रहा है हम 4 साल रिटायरमेंट ले लेते हैं, पहले थोड़ा पैसा, बड़ा ब्लॉक पैसा हाथ में आ रहा है और इस पैसा से हम कोई अपना कारोबार कर लेंगे, कुछ काम कर लेंगे या बाहर कहीं और छोटा मोटा नौकरी पकड़ लेंगे, ये पैसा तो ले ले, तो तुम ले सकते हो। तो वीआरएस तो तुम इसमें भी पूरा टैक्सेबल नहीं है, पूरा छूट नहीं है, सर्टेन अमाउंट टैक्सेबल, सर्टेन अमाउंट छूट। तुमको लाइफ इंश्योरेंस का जो पॉलिसी का पैसा मिलता है ना मैच्योरिटी पे, वो भी ओनली एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स है, ठीक है। तो ये वाला आइटम याद करने लायक है। LIC, वो गैस ट्रेजेडी, डिजास्टर, सैलरी वाला जो आइटम का लिस्ट जो आ रहा है वो नहीं भी याद करोगे चलेगा, क्योंकि वहां पे डिटेल में पढ़ोगे तो याद हो ही जाएगा। इसके अलावा यहाँ पढ़ने लायक, हाँ तुम्हारा अगर कोई प्रोविडेंट फंड जमा हुआ है, PPF, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, तो मैच्योरिटी पे जो पैसा मिलेगा अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड है तो एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स है। बाकी लोगों को फुल्ली एग्जम्पशन नहीं है। जो तुमको इंटरेस्ट मिलेगा ना PF के ऊपर, तुम्हारे नाम का जो पैसा जमा हुआ वो एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स है, लेकिन जो इंटरेस्ट तुमको मिलेगा, देखो PF में 2 लोग पैसा जमा करते हैं, तुम्हारा बॉस भी अपनी पॉकेट से जमा करता है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय भी जमा करता है, एम्प्लॉय की सैलरी से भी कट के जाता है पैसा, और बॉस भी एक सर्टेन अमाउंट अपने पॉकेट से जमा करता है। एम्प्लॉयर जो जमा किया है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो अप टू 2.5 लाख माफ है, 2.5 लाख से ज्यादा अगर ब्याज बन रहा है तो टैक्सेबल है। और अगर एम्प्लॉयर कोई पैसा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, सिर्फ एम्प्लॉय का ही पैसा जमा हो रहा है, तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन पे जो ब्याज है वो 5 लाख तक माफ है। सॉरी, ये गलती हुआ बोलने में। अगर एम्प्लॉयर पैसा जमा कर रहा है तो एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है उस पर जो इंटरेस्ट आ रहा है वो 2.5 लाख माफ, और एम्प्लॉयर कुछ भी पैसा जमा नहीं कर रहा है तो एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे जो ब्याज आ रहा है वो 5 लाख तक माफ। मतलब बॉस जो जमा कर रहा है उसका ब्याज टैक्सेबल है, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे जो ब्याज आ रहा है वो टैक्सेबल है। एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे जो ब्याज आ रहा है, अगर एम्प्लॉयर कुछ भी जमा नहीं कर रहा है तो 5 लाख तक माफ,
अगर एम्प्लॉय कुछ जमा कर रहा है तो 2.5 लाख तक माफ। क्लियर है बात? क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। अगर ये गवर्नमेंट का बहुत बेहतरीन एक स्कीम है, ये भी याद करने लायक है, सुकन्या समृद्धि स्कीम। इंडियन गवर्नमेंट ना, लड़की अगर किसी के घर में पैदा हुई है तो बोलता है कि तुम उसके लिए एक इंश्योरेंस टाइप का पॉलिसी है, गवर्नमेंट फंडेड है, वहां पे सेविंग बैंक अकाउंट में उसके नाम पे पैसा जमा करते हो अगर, तो तुम जितना रुपया जमा कर रहे हो वो टैक्स से माफ हो, उस पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ गर्ल चाइल्ड के लिए बोला है, सुकन्या बोला है। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से कुछ भी पेमेंट आता है वो एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स है। पूरा नहीं है वो वहां चैप्टर में पढ़ोगे। सेम वो 2.5 लाख और 5 लाख तक। हाँ, ये बहुत काम का है। नेशनल पेंशन ट्रस्ट एनपीएस बोल के गवर्नमेंट का एक स्कीम है, बहुत बढ़िया से पढ़ोगे जब एग्जाम्शन वाला सेक्शन पढ़ोगे। अगर वो टोटल अमाउंट पेएबल का 60% से कम है तो पूरा माफ है। तो एनपीएस ट्रस्ट का जो भी पैसा है 60% तक पूरा माफ है, एक तरीके से यूं बोल सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे पढ़ने लाए ये सब तो सैलरी में पढ़ोगे तो दोबारा याद हो जाएगा। यहाँ पे काम का और 2-3 तो था काम गया। हाँ, ये बहुत काम का है। बच्चा लोग को पढ़ने का एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप मिलता है ना गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बार। जैसे कैलकाटा यूनिवर्सिटी का नियम है, जो लोग 60% से ऊपर मार्क्स लेके आता है सीयू में, उनको गवर्नमेंट एक स्कॉलरशिप का पैसा देता है आगे पढ़ाई के लिए। तो ये स्कॉलरशिप का जो पैसा मिले ये एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्स है। तुम कितना खर्चा है कि उसको मतलब नहीं, जो मिला है पूरा एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स है। और ये आया सबसे बड़ा बदमाशी, डेली अलाउंस टू एमपी एमएलए। एमपी एमएलए को जो डेली अलाउंस मिलता है, सैलरी नहीं बोला, डेली अलाउंस बोला। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर को, इन लोगों को डेली अलाउंस के नाम पे जो पैसा मिलता है पूरा एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स है। अवार्ड एंड रिवॉर्ड, तुम कोई अवार्ड जीतते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट तुमको कोई अवार्ड दिया क्योंकि तुम पब्लिक वेलफेयर के लिए कुछ काम किए हो, तो सर अवार्ड में अगर पैसा मिलता है तो वो भी एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स है। पेंशन रिसीव्ड ऑफ गैलेंट्री अवार्ड, फौजी लोग लड़ाई लड़ते हैं तो उनको वीर चक्र, परमवीर चक्र, महावीर चक्र मिलता है। अगर वो जिंदा है तो उनको मिल रहा है, नहीं तो उनके बाद उनके घर वालों को ये मिलता है। इस पर टैक्स नहीं है सर, लगना भी नहीं चाहिए। आर्मी फोर्स के बच्चे या उनकी विधवा को अगर कोई फंड मिल रहा है, फैमिली पेंशन मिल रहा है, वो एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स है। पुराने राजा महाराजा थे इंडिया में, इंडिया में एक जमाने में राजा महाराजा कल्चर था, है ना। पुराने जमाने में राजा महाराजा कल्चर था, तब उनका बड़ा बड़ा महल हुआ करता था और एक एक राजा के पास 4-4, 5-5 महल हुआ करता था। जब राजा महाराजा कल्चर खत्म हुआ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कि उनसे वो महल गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में ले लिया। तो वो राजा महाराजा बोले तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, तो गवर्नमेंट बोला देखो तुम्हारा जो प्रॉपर्टी बना है ना तुम नहीं बनाए हो, वो प्रजा के पैसे से ही बना हुआ है, तो इस पे वैसे भी तुम्हारा हक होना चाहिए। बट राजा महाराजा बोले वो अलग बात हो गया, प्रजा के पैसे से बना रहे 100-200 साल पहले, अब आप ले रहे हो हमसे पूरा, तो हम क्या करेंगे। तो गवर्नमेंट बोला अच्छा ठीक है, तुमको एक महल तक, एक पैलेस तक तुम्हारे लिए, उस पैलेस से तुम कुछ भी कमाते हो वो एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स होगा। तो देखो एनुअल वैल्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी वन पैलेस विच इज इन ऑक्यूपेशन ऑफ एक्स रूलर, एक्स रूलर अगर एक पैलेस से कुछ कमा रहा है, एक घर है उसके पास, एक पैलेस है, पैलेस महल, उससे अगर कोई कमाई कर रहा है वहां पे उसको कोई टैक्स नहीं देना। लोकल अथॉरिटी है ना, म्यूनसिपैलिटी, इन लोगों को अगर कोई भी टाइप का टैक्स, इन लोगों को कोई भी टाइप का कैपिटल गेन हो रहा है, कोई भाड़ा का कमाई हो रहा है, कोई इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आ रहा है, इन लोगों को उस पर टैक्स नहीं देना। कोई साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन है तो उनको गवर्नमेंट एग्जम्प्टेड करेगा टैक्स, ये भी याद रखने लायक है। न्यूज एजेंसी कुछ भी अर्न कर रहा है वो एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स है। अगर वो न्यूज के लिए वो पैसा कमा रहा है, न्यूज में उसको यूज कर रहा है।
ये जो बड़े बड़े प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है, CMA, ICAI और भी ऐसा बहुत, जितना बड़ा बड़ा प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स है, वो लोग अगर कोई प्रॉपर्टी भाड़ा पे लगा के भाड़ा कमा लिए तो उन लोगों को वो टैक्सेबल नहीं है। इसके अलावा ये वाला भी गवर्नमेंट का हॉट फेवरेट है, इनकम ऑन ट्रस्ट डेवलपमेंट में खादी एंड विलेज इंडस्ट्री। अगर खादी और विलेज इंडस्ट्री का कोई चैरिटेबल ट्रस्ट बना है तो वो ट्रस्ट से कोई भी कमाई हो रहा है, वो ट्रस्ट को वो टैक्सेबल नहीं होगा। नॉर्मली भी कोई चैरिटेबल या रिलीजियस ट्रस्ट है, एनी इनकम एनी बॉडी एस्टेब्लिश अंडर सेंट्रल स्टेट और प्रोविंशियल एक्ट, जिसका काम है रिलीजियस चैरिटेबल ट्रस्ट चलाना, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, टेम्पल, वक्फ बोर्ड, चर्च, इन लोगों को जो भी टाइप का डोनेशन इनकम आ रहा है वो एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स है। इंडिया में बहुत सारे ये बिजनेस के एसोसिएशन है ना, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ऐसे बहुत सारे एसोसिएशन होता है जो बिजनेसमैन लोग का, जैसे लेबर लोग का यूनियन होता है वैसे। जैसे हमें देखो एग्जांपल भी दिया है, इनकम ऑफ सार्क, SOI सेक्रेटेरिएट, इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी IRDA, इलेक्ट्रिकल रेगुलेटरी कमीशन, ये सब एसोसिएशन है। प्रसार भारती, ब्रॉडकास्टिंग जो होता है, तो इन सब लोगों को कोई कई एक टाइप का इनकम पे एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स है। ठीक है। अगर प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड बोल के फंड होता है ना, जब फ्लड व्लड आता है तो लोगों को बुलाया जाता है यहाँ डोनेशन दीजिए, इमरजेंसी में काम आने के लिए पैसा यूज किया जाता है, प्राइम मिनिस्टर फंड, ये सब नाम से कोई भी अगर फंड चल रहा है और फंड को कोई भी कमाई आ रहा है, स्वच्छ भारत कोष अभी जो गवर्नमेंट का बना तो हॉट फेवरेट, ये सबसे गवर्नमेंट को कोई भी कमाई आ रहा है, क्लीन गंगा फंड, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड, ये सब फंड के नाम पे पैसा आ रहा है तो इनको टैक्सेबल नहीं होगा सब फंड के ऊपर। ये और पढ़ने लायक नहीं है यहाँ पे कुछ भी, सब लंबा लंबा ज्ञान। हाँ, इनकम ऑफ म्यूचुअल फंड, अगर कोई म्यूचुअल फंड रजिस्टर्ड अंडर सेबी है या फिर कोई म्यूचुअल फंड है सेटअप बाय पब्लिक सेक्टर बैंक, मतलब कोई म्यूचुअल फंड कंपनी है जो सेबी में रजिस्टर्ड है या फिर बैंक है जो म्यूचुअल फंड का एक अलग से सेक्टर खोल के रखा है, तो इनको कोई इनकम हो रहा है वो एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स है। जो इनकम ये लोग पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यहाँ पे तो जो म्यूचुअल फंड से कमा रहा है उसका भी एग्जेम्प्टेड है। yes? म्यूचुअल फंड कंपनी को जो प्रॉफिट होता है ना बेटा, उसमें वो लोग मेजोरिटी पार्ट तो अपने जो लोग म्यूचुअल फंड खरीदे हैं उनका उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ना, है ना। तुम अगर मान लो LIC प्रूडेंशियल का म्यूचुअल फंड खरीदे, अब LIC प्रूडेंशियल फंड को मान लो ऐसे 1 लाख लोग हैं इंडिया में जो उनका म्यूचुअल फंड खरीदे, इनको मान लो टोटल 10 लाख का प्रॉफिट हुआ, अब ये 10 लाख तो ये 1 लाख में बढ़ जाएगा ना। तो बेटा जी वो तो पब्लिक के हाथ में टैक्सेबल होगा, तुम कमा रहे हो तुम टैक्स दो, म्यूचुअल फंड कंपनी क्यों टैक्स दे उसके ऊपर। ठीक है। हाँ, ये तो ट्रस्ट का ही इतना पढ़ने का दरकार नहीं है, और 2-3 पे बचा है अभी बहुत काम का। हाँ, ट्रेड यूनियन को कोई इनकम होता है, लेबर लोग का यूनियन होता है ना, ट्रेडर लोग का, लेबर यूनियन, ट्रेड यूनियन बिजनेसमैन लोग का हो गया। वही ऊपर जो एसोसिएशन के बारे में पढ़ रहे थे सेम चीज। यहाँ पे और एक 2 बचा दे, कहाँ गया पेंशन फंड वाला। ये वाला काम का है। एक चीज जानते हो, अगर एक बच्चा है मान लो वो अपनी मेहनत से या स्किल से कमाए तो वो इनकम उसके ही ITR में जाता है। लेकिन मान लो एक बच्चा है जिसके दादाजी उसके नाम पे एक प्रॉपर्टी छोड़ गए, अब उस प्रॉपर्टी से आया भाड़ा, हिसाब से वो भाड़ा कौन कमा रहा है? वो बच्चा, क्योंकि दादाजी प्रॉपर्टी पोते के नाम पे नॉमिनेट करके गए, तो हिसाब से तो इनकम वही है। लेकिन माइनर चाइल्ड का इनकम जो आता है
अगर उसके स्किल को छोड़ के और कोई इनकम आ रहा है, वो पेरेंट के हाथ में टैक्सेबल हो जाते हैं। ये बात पता है? इसको क्लबिंग बोलते हैं, क्लबिंग। माइनर चाइल्ड का इनकम पेरेंट के हाथ में क्लब हो जाता है। सिर्फ किसके हाथ में? मम्मी के पापा जिसका हायर इनकम है उसके हाथ में क्लबिंग हो जाता है। हाँ, अगर वो मेहनत या स्किल से कमा रहे तब नहीं। अब वो बच्चा गाना गा के इंडियन आइडल में जीता तब नहीं। वो बच्चा का डांसिंग स्किल बहुत अच्छा है, वो स्टेज प्रोग्राम करके पैसा कमाया, वो नहीं। अगर वो स्किल टैलेंट को छोड़ के उसको ऐसा कोई कमाई आ रहा है जो उसके स्किल टैलेंट का नहीं है, तो वो पेरेंट के हाथ में टैक्सेबल होता है। तो पेरेंट को पर चाइल्ड 1500 रुपए तक का एग्जम्पशन, बाकी इनकम पेरेंट के हाथ में टैक्सेबल। तुम कंपनी बाईबैक करता है शेयर, तो उस पे शेयर होल्डर को प्रीमियम पे पैसा लौटाता है ना, तो वो प्रीमियम ऑन बाईबैक एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेबल है। अगर कोई कंपलसरी एक्विजिशन हो रहा है अर्बन लैंड का, गवर्नमेंट तुमसे कंपलसरी लैंड ले रहा है, तो उस पर सर्टेन पार्ट माफ है, पूरा नहीं। इसीलिए बोला रेफर टू कैपिटल गेन। पूरा माफ नहीं है लेकिन सर्टेन पार्ट माफ है। और गांव एरिया का जमीन हुआ तो पूरा माफ है। अर्बन लैंड अगर गवर्नमेंट तुमसे कंपलसरी ले रहा है तो कुछ पार्ट माफ, कुछ पार्ट टैक्सेबल। लेकिन अगर गांव का जमीन है, रूरल लैंड तो फुल्ली एग्जम्प्टेड है। ये जो पेंशन ट्रस्ट के बोर्ड होते हैं, देखो पेंशन तुम्हारे हाथ में आ रहा है वो ठीक है, लेकिन ये ट्रस्ट भी तो कमा रहा है उससे, उस पैसा को आगे लगा के कहीं पे, तो जो ट्रस्ट को कमाई आता है वो एग्जम्प्टेड है। ट्रस्ट को टैक्सेबल नहीं, वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ही है। ये सब और पढ़ने लायक नहीं है। ये तो आगे आएगा जब 21 पढ़ोगे तब। मोटा मोटी इतना ही बात याद रखने का है जो तुमको एग्जाम में लिखने बोल सकते हैं। हो गया। इसका एमसीक्यूज करना खाली, इसका बड़ा क्वेश्चन का कोई उतना कहानी नहीं है तुम्हारे। इसका मेन एमसीक्यूज करना, नहीं होगा तो हमको बोलना, हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है? ठीक है सर। तो ये आपका खत्म हो जाएगा। हाँ सर। आपका बेसिक पार्ट खत्म। अब हम लोग इसके बाद हेड ऑफ इनकम स्टार्ट करना है, जो ऑफलाइन क्लास में सैटरडे को